चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का ये क्लास मैट्रिक्स क्लास है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम बेसिकली क्या, मेरा नाम आपका है सचिन गुप्ता नाम है मेरा। ठीक है, मैंने अपनी जो पढ़ाई है इंजीनियरिंग बेसिकली कहाँ से की, MNIT इलाहाबाद से किया। अब बेसिकली इलाहाबाद बोल लीजिए या आप प्रयागराज बोल लीजिए, ठीक है, एक ही बात है। आपको इधर बोला जाता है MNIT इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रयागराज बोला जाता है। ठीक है, ये पूरा बेसिकली कॉलेज का नाम है। और मैं पिछले 3 to more than 3 ईयर, मतलब बेसिकली अगर बात करूँ तो मैं 3 साल से ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है, मोर देन 3 ईयर्स का मुझे क्या है आपका एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स पढ़ाने का एडवांस लेवल में। कौन से लेवल में आपका, एडवांस लेवल में मैं मैथमेटिक्स क्या करता हूँ आपका पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे पढ़ाते हुए। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये बेसिकली मेरा क्या है आपका इंट्रोडक्शन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन। और मैंने काफ़ी मतलब IIT और NIT को पढ़ाया है। ठीक है, अभी लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा है, मतलब 5 बच्चों जिनको मैंने पढ़ाया था वो IIT मुंबई ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग, और बहुत सारे IIT एंड NIT ज्वाइन किया है बहुत सारे बच्चों ने भी। ठीक है, चलिए तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर आपका देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एस फॉर जेई एडवांस, जेई मेंस, और आप कोई भी स्टेट बोर्ड का भी एग्ज़ाम दे दीजिए उसके लिए भी ये चैप्टर क्या है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। बेसिकली पहली चीज़ तो ये चैप्टर आपका कौन किस का चैप्टर है, 11th का चैप्टर है। स्टार्टिंग में ही 11th जब आप आते हैं तो पढ़ाया जाता है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ ये, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, हर साल आप ये जरूर मानिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी लेवल का पेपर हो, एक क्वेश्चन तो आना इससे फिक्स है। एडवांस में इसके ऊपर पैराग्राफ भी आते हैं, मैथ्स कॉलम भी आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या उसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं आपका बात कर लेते हैं। तो अब स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कि आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देन इसके बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आपका दूसरा जो रहेगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन रूट नहीं लिखते पहले, हम उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली आपका नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही आपका सॉल्यूशन निकालना आ जाएगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं। ठीक है, और या आपको रूट्स दे रखा रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कैसे करें। देन हम पढ़ेंगे उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब ये टॉपिक पढ़ा जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक एक्चुअल में है क्या। फोर्थ अगर मैं बात करता हूँ, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा आप लोगों का जो टॉपिक है वो है ग्राफ। क्या रहेगा आपका, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं भी सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल सीक्वेंस आपका चेंज हो सकता है, मैं ओवरऑल एक रिव्यू बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा जाएगा। 6 जो हमारा और भी टॉपिक, मतलब ओवरऑल मैं केवल आपको एक मोटा मोटा टॉपिक बता रहा हूँ, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो कोई बात नहीं है, एक मोटा मोटा। इसके बाद आपका हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा आपका, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा जाएगा। इसमें क्या पढ़ेगा, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। और 8वां जो हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा कॉमन रूट वाला। कौन सा वाला, कॉमन रूट वाला, है ना, कि सिंगल अगर एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा रहेगा उसमें आपका एक रूट कॉमन है, 2 रूट कॉमन है, ये वाली चीज़ें के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरऑल ये जो मोटा मोटा है इतना चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे अगर 8 की बात करें एक टॉपिक और भी हो सकता है आपका कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ये भी हम लोग लास्ट में एकदम आपका जाके पढ़ा जाएगा। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो मोटा मोटा अगर मैं एक टॉपिक बोलूँ तो ये ऐसा इतना सारा टॉपिक रहेगा। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ओवरऑल ये जो लेक्चर होगा वो आपका 17 to 18 लेक्चर जाएगा।
अगर आप ये 17 to 18 लेक्चर देख डालिएगा तो आपको पूरे का पूरा एडवांस लेवल आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इससे मतलब ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 17 to 80 लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, जो भी टॉपिक्स हैं, एंड बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने की आदत डाल लेना। मैं बहुत बार आपको होमवर्क भी दूंगा, है ना। जैसे मैं लेक्चर के एंड में क्या करता हूँ, बहुत बार होमवर्क दे देता हूँ, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करता हूँ, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। टाइम मतलब आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा उसको सॉल्व करने का, तो आप उसको सॉल्व करिएगा। पहले लेक्चर देखिए, क्वेश्चन आएंगे, उसको आप सॉल्व करिए। कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि मैं आपको बोलूँगा कि आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, बोलूँगा वीडियो पॉज करिए एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, या कभी कभी डायरेक्ट भी टाइम दिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा सारा कुछ क्या किसके ऊपर, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ओवरव्यू आपका इस चैप्टर का ये रहेगा। सबसे पहले हम लोग बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग वैसे इससे पहले अगर और बात करें तो 17 to 18 लेक्चर मैक्स टू मैक्स लगेगा आपका। 18 लेक्चर में मैक्सिमम सारी चीज़ें हो जाएगी। हाँ, अगर मैं ऐसा बात करूँ एडवांस का जो फेवरेट टॉपिक क्या होता है, वो लोकेशन ऑफ रूट बहुत पूछता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ग्राफ नहीं आएगा तो आपको लोकेशन ऑफ रूट नहीं आएंगे। हाँ, पर ऐसा बोला जाए तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके एडवांस के फेवरेट टॉपिक होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा सारी चीज़ों को, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन आता है, डेफिनेशंस होते हैं सबसे पहले लेक्चर में। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, उसके डेफिनेशन नहीं होंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहला जो आता है पॉलिनोमियल आता है। क्या आता है आपका, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले एक एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। एफ एक्स है ए एन एक्स की पावर एन, फिर ऐसे करके आपका ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे करके आपकी ये सीरीज जा रही है। लास्ट में आपका जा रहा है ए जीरो एक्स की पावर जीरो, वो तो वन हो जाएगा। चलिए इससे पहले एक टर्म और लिख लेते हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा ए वन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब इस एफ एक्स को इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, इन वेरिएबल एक्स, इन वेरिएबल एक्स, ठीक है। अब इस वेरिएबल एक्स में इसको क्या कहते हैं, आपका पॉलिनोमियल बोला जाता है, इस वाले एफ एक्स को बोला जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल बोलने के लिए आपकी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग थोड़ा एक समय के लिए देख लेते हैं। पहली चीज, तो अगर ये वेरिएबल किसमें एक्स है, आपका पॉलिनोमियल किसमें, वेरिएबल एक्स में, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एक टर्म आता है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ एक्स की पावर जो ये एन लिखा है, इस जो इसको हम लोग जो पावर में लिखा है इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। क्या बोला जाता है, डिग्री, ठीक है। एक टर्म आता है कि क्या आपका जो डिग्री है उस वाले टर्म की हम लोग एक बात करते हैं। इस पॉलिनोमियल के अंदर ही हमारा पहला पॉइंट बोल सकते हो आप कि क्या आ गया सर, आपका डिग्री आ गया, आ गया। अब डिग्री का क्या मतलब है, हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है। बेसिकली इस पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होगा वही क्या होगा, आपका डिग्री होगा। तो ये डिग्री अगर मैं इस ऊपर वाले इक्वेशन के लिए बोलूँ डिग्री, तो डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपकी, एन के बराबर होगी। अब यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग एन की बात करते हैं ना, तो एन पे कंडीशन है कि जो आपका जो एन होना चाहिए, एन यहाँ पे जो ये एन पावर में डिग्री जो लिखा है, एन शुड बी, एन शुड बी, एन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एंड every power of, and every power of x should also be, should also be positive integer, ठीक है। मतलब सारी चीज आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही आपका होना चाहिए, ठीक है। ये डिग्री आपको समझ में आ गया। जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ तो डिग्री के बारे में आपको और समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एफ एक्स लिखा, तो क्या है, मान लीजिए एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस मान लो 4x है प्लस मैंने यहाँ 3 लिख दिया। तो आपको इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, आपको 3 दिखेगा। x का अगर हाईएस्ट पावर बचेगा कितना, 3। तो इस वाले इक्वेशन की आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। ये बेसिकली आपका क्या हो गया, डिग्री हो गया, ठीक है। अब दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि डिग्री क्या होता है। दूसरे वाले पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है बेसिकली इसके बारे में, कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ए एन कॉमा ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री, ऐसे करके जितने भी टर्म आपके लिखे ए वन कॉमा ए जीरो, ये आपके कहलाते हैं कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके,
कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है वो आपका है ए एन के बारे में। ए एन को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए एन को हम लोग साथ में लीडिंग कोफिशिएंट्स बोला जाता है। ठीक है, और हाँ, किसी भी अगर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उस वाली चीज पे आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि ए एन शुड नॉट इक्वल टू 0। सीधी सी बात है, अगर पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं और अगर इस वेरिएबल x में है, साथ में इसकी डिग्री कितना है? n है। तो जो n, जैसे ये x की पावर n है, ये हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, तो इसके साथ जो भी कोफिशिएंट आता है आपका, वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपका ये जीरो हो गया, ठीक है, तो ये अपने आप ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? आपका हट जाएगा। हट गया तो फिर क्या होगा? आपका ये जो इक्वेशन है वो किस में बन जाएगा? आपका n-1 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? n-1 डिग्री हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है कि n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। बट हमने बात क्या किया हमेशा कि n डिग्री का पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि an की वैल्यू जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, an समझ में आ गया। अब बात करते हैं फोर्थ वाले पॉइंट की। ठीक है, अब मान लेते हैं फोर्थ वाला पॉइंट, जैसे ए एन, अभी मैंने बोला ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2, ऐसे करके आपका ये कहाँ तक जा रहा है? ए नोट तक जा रहा है। मान लीजिए सारे के सारे रियल कोफिशिएंट है। क्या है? आपके सारे के सारे आपके रियल कोफिशिएंट्स दे के रखे हैं। तो रियल कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा कि जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका रियल पॉलिनोमियल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उसको रियल पॉलिनोमियल बोला जाएगा। वही अगर मैं ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 ऐसे करके ए नॉट, ये आपके क्या आ जाए? कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट आ जाए। क्या आ जाए? आपके कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट मतलब क्या? आयोटा वाला टर्म आ जाए। ठीक है, अभी आयोटा के बारे में देखेंगे। अभी के लिए आपके इसको लिखिए कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ये ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोला जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग रियल पॉलिनोमियल के बारे में ही डील करेंगे। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल जो होगा वो हम लोग किस चैप्टर में डील करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर करके आपका एक 12th का चैप्टर आता है, उस वाले चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं? उस चीज को डील करते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो हम लोग क्या रियल पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जैसे अभी एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, कुछ अब एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर आप लिखना चाहिए तो आप ये पहला पेज पूरा लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। फिर ये दूसरा पेज है आपका, इस वाले पेज को लिख लीजिए एंड ये थर्ड पेज ये लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ आपका कि पहली चीज़ आप मेरे को बताओ कि पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। ये हमारा क्वेश्चन क्या है? इसके बाद कि ये बताना है जो नीचे लिखा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हमारा दे के रखा हुआ है, दे के रखा है। तो आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो पॉलिनोमियल के लिए जो पावर होते हैं वो हमेशा कहना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो दिख रहा है हाँ कि हर जगह पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल में भी आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारा एक रियल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि सारी जगह जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं आपके वो क्या आ रहे हैं? आपके रियल आ रहे हैं। फिर बात करते हैं दूसरी वाली चीज़ की। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ये लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो आपका जवाब आना चाहिए सर कि ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इस चीज को आप देखो तो लिखा क्या है? ये x² x की पावर -2। तो क्या जो आपका पावर आया, क्या सारे टर्म पॉजिटिव इंटीजर आया? क्या नहीं है? ये वाला पॉजिटिव इंटीजर आ गया, बट ये आया क्या? नहीं आया। दैट्स वाई ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल लिखिएगा x² प्लस आयोटा x प्लस 4, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सर ये पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे भी आपका आ रहा है। तो मतलब बेसिकली ये क्या हो गया? आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया? आपका पॉलिनोमियल हो गया। साथ में हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि ये एक आयोटा आ गया। आयोटा की वैसे वैल्यू क्या होती है? √-1 होती है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे और भी चीज़ें। अभी के लिए आप बस इतना जान जाइए कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1 होता है। और ये क्या हो गया? आपका कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, फोर्थ एक और एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए आपका ये लिखा है एफ एक्स बराबर x³ प्लस sin² x प्लस 2। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में आपके अलजेब्रिक टर्म आनी चाहिए। ये कौन सा टर्म आ गया? आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गया। दैट्स वाई आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस वाले को आप बताइएगा पॉलिनोमियल होगा क्या है? नहीं, सोचिएगा इसके बारे में। ठीक है, sin a लिख दिया मैंने और साथ में यहाँ पे x + 2 लिख दिया। तो देखो ये वाला आपका पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि sin a जो होगा वो कुछ एक नंबर आएगा।
एक्स बेसिकली किसमें आपका वेरिएबल एक्स में, वेरिएबल एक्स में क्या होगा आपका ये पॉलिनोमियल तो होगा ही। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर पॉलिनोमियल क्या क्या मतलब है। एक और देख लेते हैं चलिए, जैसे एफ एक्स बराबर मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स प्लस 3, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2 आएगा, और एक्स की पावर 1/2 मतलब आना फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए हम लोगों को क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि पावर में हमेशा आपका इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर बोलने के लिए ज़्यादा बेटर है, तो वही आना चाहिए, ऐसे फ्रैक्शन वाले टर्म आपके नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो फिर अब आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, है ना। तो अगला जैसे देखिए, अगर आप समझना चाहिएगा कि सर अभी हम लोगों ने तो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया। अब अभी हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा क्या था कि हमारे पास एफ एक्स जैसे दे के रखा था क्या, ए एन एक्स की पावर एन दे रखा है, फिर आपका दे रखा है ए एन एक्स की पावर एन माइनस 1, फिर क्या आएगा आपका ए एन माइनस 2 एक्स की पावर क्या आ जाएगा, एन माइनस 2 आ जाएगा। ऐसे करके आपकी सीरीज जाएगी। यहाँ पे आपका क्या आएगा, a2x² आएगा, फिर a1x आएगा, और यहाँ पे क्या आ गया आपका a0 आ गया। अब ये हमारा क्या लिख के रखा है, पॉलिनोमियल लिख के रखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लो मैंने क्या किया, इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ से ऐसे करके कट कर दिया कट। अब कट करके ये जो वाला पार्ट बच गया, इसको मैंने अलग लिखा। तो अगर मैं इसको अलग एक समय के लिए मैं gx बोल दूँ, तो एक फंक्शन और मान लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका a0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन आ गया। क्या आ गया आपका, कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी x का टर्म आपका दे के नहीं रखा हुआ है। कांस्टेंट फंक्शन बोल लीजिए या एक्सप्रेशन बोल लीजिए, तो हम एक समय के लिए अभी एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो अभी हम एक्सप्रेशन की बात ही बोलेंगे। अब मैंने क्या किया, ऐसे करके कट किया, अगला लास्ट में 2 टर्म बचाया। तो अब gx बताइए आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका a1x आएगा प्लस a0 आएगा a1x प्लस a0। तो ये आपका क्या हो गया, फिर आपका ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये gx हो गया। अब जैसे अगर मैंने 3 टर्म को कट किया, ये क्या आएगा बताओ, a2x² प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा a1x प्लस a0 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, फिर आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब कैसे कट किया, यहाँ पे 3 से ऐसे कट करके किया। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि सर क्वाड्रेटिक आपने बोला तो उसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, लीनियर वाली कितनी आ रही है आपकी, 1 आ रही है। तो आप अपने आप समझ जाओगे कि सर अगर ऐसे 3 टर्म कट करे तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपका क्यूबिक। तो क्यूबिक क्या आ जाएगा आपका a3x का क्यूब, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा a2x² आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा a1x आ जाएगा, और लास्ट में आपका क्या आ गया a0 आ गया। तो ये कैसे आ गया आपका, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन आ गया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर, यहाँ पे अगर आप लीनियर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डिग्री 1 है, इस वाले में अगर आप बात करोगे तो इस वाले की डिग्री कितनी है आपकी, 1 है। यहाँ वाले की अगर आप डिग्री बात करोगे तो इस वाले की डिग्री आपकी कितनी है, 2 है, और इसकी अगर आप बात करोगे डिग्री कितनी है आपकी, 3 है। ठीक है, तो इसी में हमारा अगला जो टॉपिक है, इसी के ऊपर अगला हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, क्या है, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली आपका दो बेसिस पे आपका डिसाइड होता है। ठीक है, वो दोनों बेसिस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या आपका, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो और दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। किसकी बेसिस पे, अब अगला टर्म्स के बेसिस पे है कि आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टर्म्स की बेसिस पे मोनोमियल। किसकी पढ़ते हैं, मोनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, मोनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, तो अगर आपको दिखेगा मोनोमियल एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली उसमें कितने होंगे, एक टर्म होगा। कितना होगा आपका, वहां पे केवल आपका एक टर्म प्रेजेंट होगा। अगर एक टर्म प्रेजेंट हो तो हम मोनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल अगर आप देखना चाहोगे, जैसे मान लो एफ एक्स बराबर लिख के रखा हुआ है x², तो ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर मान लो एफ एक्स बराबर आपका ऐसे लिखा है √2x प्लस x लिखा है, तो ये भी एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। क्यों, x कॉमन निकाल लो तो आपका √2 + 1 बचेगा, तो ये भी एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। इसके बाद दूसरा क्या आ जाता है आपका, बाइनोमियल। दूसरा क्या आ जाता है आपका, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, जिसमें कितने टर्म आ जाए,
2 टर्म, कितने आपके 2 टर्म्स आ जाएंगे। तो अब आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि सर अगला क्या होगा आपका ट्राइनोमियल होगा, फिर उससे अगला क्या होगा फोर्थ वाला आ जाएगा। समझ में आ गया वाला चीज। ट्राइनोमियल में कितने टर्म हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, मोनोमियल में कितने टर्म है आपके 2 टर्म है, फिर अगला क्या आ जाएगा टेट्रानोमियल आ जाएगा, उसमें कितने हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब डिग्री के बेसिस पे बात करते हैं। तो डिग्री के बेसिस पे सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं आपका कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या आपका अभी आपको समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट एक्सप्रेशन की बात करते हैं सबसे पहले। कांस्टेंट एक्सप्रेशन या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दीजिए, एक्सप्रेशन बोल दीजिए। ये क्या होता है आपका, इसका जो डिग्री होता है आपका अनडिफाइंड होता है। इसका डिग्री क्या होता है आपका अनडिफाइंड होता है। तो डिग्री मतलब बेसिकली आप एग्जांपल आप देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका fx बराबर 2। ये बेसिकली क्या है आपका कांस्टेंट एक्सप्रेशन है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। दूसरी की अगर बात करें तो फिर क्या आ जाएगा आपका लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। तो लीनियर एक्सप्रेशन का क्या मतलब हो गया आपका कि जो आपकी डिग्री है उस केस पे आपकी जो डिग्री आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तीसरे की बात कर लेते हैं अब हम लोग। दो तो बात कर लिया, तीसरा हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस वाले केस पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इस वाले केस पे तो आपकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी। एग्जांपल आप देख सकते हैं fx बराबर क्या आ जाएगा आपका x² प्लस 4x प्लस 3। ये क्या हो गया आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। फोर्थ अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे क्यूबिक आ जाता है। किसकी बात कर लेते हैं आप आपका क्यूबिक की बात कर लेते हैं, क्यूबिक एक्सप्रेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक एक्सप्रेशन आपका समझ में आ रहा है नाम से कि सर आपका इसका जो डिग्री आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 3 आएगा। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा fx बराबर x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3। ये क्या हो गया आपका एक क्यूबिक एक्सप्रेशन हो गया। इसी के नीचे लिखिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। फोर्थ क्या आ जाएगा आपका बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि उसका जो डिग्री होगा वो आपका कितना हो जाएगा 4। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल भी ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि x की पावर 4 हो गया माइनस का x³ प्लस 1। ये भी क्या है आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ सर क्लासिफिकेशन अगर आप पॉलिनोमियल की बात करें तो 2 बेसिस पे होगा, एक आपका डिग्री के बेसिस पे और एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पे आपके क्या है कि कितने टर्म आ रहे हैं, तो मोनोमियल एक्सप्रेशन 1 टर्म आएगा, बाइनोमियल कितने 2 टर्म। इसका भी अगर बाइनोमियल का भी एग्जाम्पल लिखना चाहिए तो मैं ऊपर एग्जाम्पल लिख देता हूँ बाइनोमियल का कि मान लीजिए आपका ऐसे लिख के रखा है fx बराबर x² प्लस 3x। तो ये आपका बाइनोमियल एक एक्सप्रेशन लिख के रखा हुआ है। या अगर और आप लिखना चाहें तो ये x प्लस 3, तो ये भी क्या आपका एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अब डिग्री के बेसिस पे अगर बात करें तो कांस्टेंट होगा, लीनियर होगा, ये सारी डिग्री के ऊपर आ गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा और क्या हो गया आपका बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया आप लोगों का इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है हम लोगों का डिफरेंस है बेसिकली, इसके ऊपर अब क्वाड्रेटिक चैप्टर के बाद स्टार्ट कर ही देते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब ये मत लिखिए इसको, मैं ये लिखिए डिफरेंस। नेक्स्ट हेडिंग है आपका डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके ऊपर आपका डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होता है द टाइप ऑफ ax² प्लस bx प्लस c is called as quadratic expression, is called as quadratic expression where a comma b comma c are constant, where a comma b comma c are constant and a not equal to 0। ठीक है, इस तरीके के जो भी एक्सप्रेशन द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लिखते हैं, द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन
ax square plus bx plus c is called quadratic expression where a comma b comma c are constants and a not equal to 0। मतलब fx क्या हो गया आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे आपका a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a कॉमा b कॉमा c को क्या होना पड़ेगा आपका कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। आपको देख के समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा किसके बराबर होगा आपका 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या होते हैं जब इस वाले जैसे ये जो fx है ना, इस fx को अगर मैं इक्वेट कर दूं किसके बराबर कर दूं, इक्वेट कर दूं 0 के बराबर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगला क्या है हम लोगों का, इफ fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वेटेड टू 0 देन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो q डॉट एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक मैंने पूरा लिखा है आप पूरा लिखिएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बाकी सारी कंडीशन सेम है कि a कॉमा b कॉमा c को कांस्टेंट होना पड़ेगा, a नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए आपका ऐसे कोई एक fx लिख के रखा हुआ है, तो अगर ऐसे कुछ fx लिखा है तो ये आपका क्वाड्रेटिक, ये क्या हो गया आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। और अगर इसी को मैं 0 के बराबर कर दूं तो वो क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सेम चीज क्यूबिक के लिए भी है कि मान लो अगर आपका क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो क्यूबिक एक्सप्रेशन के सामने क्या कुछ ऐसा fx लिख के रखा हुआ रहेगा और इक्वेशन के सामने क्या लिख के रखा रहेगा आपका 0 लिख के रखा हुआ होगा। ये हमारा मेजर डिफरेंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन, यही केवल एक डिफरेंस है, मेजर भी नहीं होना चाहिए, केवल यही डिफरेंस है कि अगर इक्वेशन है तो वो उसके सामने 0 लग के रखा होगा और अगर एक्सप्रेशन है तो एक fx करके ऐसे करके आपका लिख के रखा हुआ होगा। अभी हम लोग किस में बात करें, वेरिएबल x में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला डिफरेंस जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है वो होता है जीरोस, फिर आगे आपका रूट्स एंड थर्ड चीज है आपका सॉल्यूशन। थर्ड चीज क्या है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो जीरोस रूट्स एक ही होते हैं, जीरो रूट्स क्या होते हैं एक ही चीज होता है, केवल बोलने का तरीका अलग है। अगर आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे के रखा है, क्या दे के रखा है ध्यान से समझिएगा इस डिफरेंस को, अगर आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे के रखा है तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरोस, तब क्या बोला जाएगा आपको जीरोस बोला जाएगा। और अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा हुआ है तब हम लोग किसकी बात करेंगे, रूट्स की बात करेंगे, तब किसकी बात करेंगे हम लोग रूट्स की बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशन वाले केस पे क्या बोला जाएगा जीरोस, इक्वेशन वाले केस पे क्या बोला जाएगा आपका रूट्स बोला जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? जैसे अगर आप लिखना भी चाहो तो जीरोस की डेफिनेशन क्या लिखोगे, इस वाले चीज की भी लिख लेते हैं जीरोस की, कि क्या है एक्स लिखना है इस पे, एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज कॉल्ड एज जीरोस ऑफ fx, that is ax square plus bx plus c if f of alpha is equal to क्या है आपका जीरो देके रख, जीरो आ जाए। ठीक है, क्या बोला x is equal to alpha is called as जीरो of fx बराबर ax square plus bx plus c if f of alpha is equal to 0। मतलब क्या किया, x is equal to अल्फा है, उस अल्फा को आप यहाँ पे रखिए, अगर उसकी वैल्यू रखने पे जैसे एग्जांपल देखो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लो मैंने एक fx लिया fx है हम लोगों के पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो मैंने क्या किया कि भाई मुझे इसके बारे में जीरो के बारे में बताना है। ठीक है, कि इसका जीरोस क्या होगा, तो मैंने सबसे पहले f ऑफ 2 निकाला, तो f ऑफ 2 क्या आएगा 4 माइनस 6 प्लस 2, तो आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि सर f ऑफ 2 की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई आपकी जीरो आ गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू जो 2 है इज जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
ठीक है, तो ये आ गया आपका जीरोस का। और रूट तो आपको मैंने बता ही दिया, रूट क्या होता है, केवल अगर ये क्या हो जाए, रूट्स मतलब क्या हो गया आपका कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, क्या आ जाए आपका क्वाड्रेटिक। रूट्स कब आएगा आपका, कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस केस पे हम किसकी बात करेंगे, आपकी रूट्स की बात करेंगे। रूट्स भी सेम चीज है कि एक्स की वैल्यू के लिए वो एक्सप्रेशन कितना हो जाना चाहिए, आपका जीरो हो जाना चाहिए। ये आप ऐसे बोल सकते हो कि फैक्टराइज को, जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, इसमें वैसे x इज इक्वल टू 3 भी इसका क्या होगा, आपका जीरो होगा, किसका, इस वाले इक्वेशन का। 3 डाल के 3 नहीं 1, सॉरी 3 नहीं आपका 1 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे ही 1 रखो तो f ऑफ 1 निकालो, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, ये भी कितना आ गया आपका, जीरो के बराबर आ गया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 1 भी क्या होगा आपका, एक जीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर जीरो। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि सर यहाँ से इसके जो फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1, x माइनस 3 बराबर जीरो। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ, ठीक है, आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो आर यहाँ पे दिखेगा नहीं तो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब अगला डिफरेंस है आपका सॉल्यूशन। रूट्स देख, हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ पे हमने जीरोस के बारे में देख लिया, रूट्स के बारे में देख लिया। अब इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आप सॉल्यूशंस की बात करते हैं। कह रहे सॉल्यूशन की बात, तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप ये लिख लीजिए यहाँ सबसे पहले। तो सॉल्यूशन का मतलब लिखते हैं पहले तो डेफिनेशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है नॉन रिपीटेड रूट्स। क्या मतलब होता है आपका, नॉन रिपीटेड रूट्स, ठीक है। क्या मतलब है समझिए, जैसे एग्जांपल लीजिएगा, एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ आपका तो आपको समझ में आएगा। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा आपका, एग्जांपल आपका लिखा मैंने x माइनस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 की पावर 5 लिख दिया, और इज इक्वल टू आपका क्या है, जीरो है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर डिग्री कितनी है आपकी, 7 डिग्री। कितनी डिग्री है आपकी, 7। तो इसके कितने रूट्स होंगे आपके, 7 रूट एग्जिस्ट करेंगे। वो रूट्स क्या होंगे, तो टोटल रूट्स कितने आएंगे आपके, रूट्स कितने आएंगे इसमें, 7 रूट्स आएगा। और वो 7 रूट्स आपके क्या क्या होंगे, 3,3 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 और माइनस 4 होगा। और अगर मैं यहीं पे अगर सॉल्यूशन की बात करता तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितनी आती है आपके, केवल 2 आते। वो कौन, 3 और माइनस 4। बेसिकली क्या, नॉन रिपीटेड रूट्स की बात की जाती है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सर, हाँ नॉन रिपीटेड रूट्स आपको यहाँ पे केवल 2 ही हैं, 3 और माइनस 4 ही आपके नॉन रिपीटेड रूट्स हैं। सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 2 आएंगे, बट रूट्स कितने आएगा आपका, 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट नोट ये लिख सकते हो कि इन एनी पॉलिनोमियल, इन एनी पॉलिनोमियल, इफ इन एनी पॉलिनोमियल नंबर इन एनी इक्वेशन, लिखो पॉलिनोमियल मत लिखो, इन एनी इक्वेशन, इन एनी इक्वेशन नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स will be equal to degree of equation, degree of equation, ठीक है। रूट्स may be real और may be नॉन रियल या कॉम्प्लेक्स बोल लीजिए, तो इसको अभी नॉन रियल ही बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलने का मतलब है, आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि सर अगर आपका जैसे अगर एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3 लिखा है, तो आप ये यहाँ पे जरूर बोलोगे कि इसके कितने रूट्स आएंगे, आपके 3 रूट्स आएंगे। अब वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, या नॉन रियल। मैंने जो बोला कि रियल रूट्स आ, या तो आपके रियल हो सकते हैं या मे बी नॉन रियल की जगह ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, आप क्या लिख लीजिए, इमेजिनरी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, आपका इमेजिनरी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हाँ सर, या तो आपके जितने डिग्री दे रखा है उतनी रूट होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो चाहो तो आप यहाँ पे एक अगला नोट हमेशा एक अलग कलर के पेन से लिखना, तो आपका रिवीजन करने में बहुत ईजी होगा। तो आप क्या लिख सकते हो अगला, कि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर ऑफ रूट्स विल बी 2, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हाँ सर, रूट्स का क्या मतलब है, रूट्स का मतलब
क्या क्या हमने अभी सबसे पहले देखा, क्या जीरोस, रूट्स, जीरोस, इसके बाद क्या बोला, रूट्स बोला, एंड सॉल्यूशंस की बात की, ठीक है। रूट्स एंड जीरोस एक ही चीज होते हैं, बट केवल बोलने का तरीका अलग है। जीरोस की बात कब करते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के टाइम इसकी बात करते हैं, और रूट्स की एक्सप्रेशन के टाइम बात करते हैं, और रूट्स की बात कब करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइम बात करते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है आपका, नॉन रिपीटेड रूट्स, नॉन रिपीटेड रूट, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से ये वाला पार्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का इसके बाद आइडेंटिटी। क्या है आप लोगों का, आइडेंटिटी। क्या होता है आइडेंटिटी, देखिए, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। if more than two values of x, more than two values of x satisfy this quadratic equation, then this quadratic equation is called as identity, ठीक है। and for identity a is equal to b is equal to c is equal to 0, ठीक है। और उसको बोलने का एक तरीका और भी है, नोट करके आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, फॉर एन आइडेंटिटी equation is quadratic equation is true for all values of x। मतलब क्या बोलने का क्या मतलब है यहाँ पे आपका, कि किसी भी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा ही केस आ जाए कि दो से ज्यादा x की वैल्यू के लिए क्या हो रहा हो, ये सही हो रहा हो, मतलब x की दो से ज्यादा वैल्यू इसको क्या कर रही हो, आपकी सेटिस्फाई कर रही हो, तो ऐसे केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी बोला जाता है। और आइडेंटिटी के केस में जो आपका ये जो कोफिशिएंट होता है, ये सारे कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, आपके 0 हो जाते हैं। तो क्या बोला गया, नोट, फॉर एन आइडेंटिटी इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। अब क्योंकि अगर आपका यहाँ पे a 0 है, b 0 है, c 0 है, तो ऐसे केस पे आप x की कुछ भी वैल्यू डालिए, क्या हो जाएगा, वो हमेशा क्या करेगा, आपका सेटिस्फाई ही करेगा। 0 इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x के लिए कुछ एक्चुअल में लिखा क्या है, अगर ये आइडेंटिटी है, मान लेते हैं कि कोई हमारा जो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या है आपका, ये एक आइडेंटिटी है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो अभी मैंने आइडेंटिटी के लिए क्या बोला कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, आपका क्या आएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो ये लिखा क्या एक्चुअल में, लिखा जाए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0, एक्चुअल में ये लिखा है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी डालिए, हमेशा क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो बोलने का क्या मतलब हुआ कि आपका अगर किसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोल दें तो उसके अंदर x की इनफाइनाइट वैल्यू क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है। और बोलने का डेफिनेशन क्या है कि अगर आपका जो डिग्री, बेसिकली अगर आपका डिग्री 2 है, अगर इससे ज्यादा आपका जैसे डिग्री 2 है, अगर इसमें 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर, जैसे ये वाले में, इस वाले में देखते हैं, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है आपकी 2 है, और अगर इसमें 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इसी तरीके से आपका क्यूबिक ले लेते हैं, ठीक है, तो मान लो मैंने एक क्यूबिक इक्वेशन ले लिया, ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो अगर इस क्यूबिक इक्वेशन में x की 4 वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, कितनी वैल्यू, x की 4 वैल्यूज ऑफ x, क्या 4 वैल्यूज
ऑफ एक्स अगर सेटिस्फाई कर जाए तो तब उस केस पे हम लोग इसको क्या बोल देंगे, आपका आइडेंटिटी बोल दिया जाएगा। क्या ये आपको समझ में आ गया? आइडेंटिटी का मतलब सिंपल सा मतलब आइडेंटिटी का क्या कि आइडेंटिटी के केस में अगर किसी इक्वेशन को अगर क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि दिस इक्वेशन इज आइडेंटिटी, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होगा, एक्स का कोफिशिएंट जीरो होगा और कांस्टेंट टर्म वाला भी क्या होगा, आपका टर्म जीरो के बराबर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो आपको समझ आएगा। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया था जिससे आपका टाइम बचे। क्या लिख के रखा था ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द इक्वेशन p प्लस टू p माइनस वन एक्स स्क्वायर, p माइनस वन टू p प्लस वन, तो एक बार लिख लेते हैं, p प्लस टू p माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस वन टू p प्लस वन एक्स प्लस p स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, हैज मोर देन टू रूट। क्या बोल रहा है, हैज मोर देन टू रूट्स की बात कर रहा है मोर देन टू रूट्स। अब अगर इसने बोल दिया है कि इसके दो रूट से ज्यादा है, दो रूट से ज्यादा है, अब आपको देख के समझ में आ रहा हो कि सर ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं, दो। पर इन्होंने अपने से बोल दिया इसकी जो रूट्स हैं दो से ज्यादा रूट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, आपका आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। अब आइडेंटिटी में कन्वर्ट होने के साथ ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू क्या आपका जीरो। मतलब सारे के सारे टर्म क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। तो सबसे पहले मैं इस वाले को करता हूं, तो p प्लस टू p माइनस वन बराबर जीरो, तो यहां से p की दो वैल्यू आई, माइनस टू एंड p इज इक्वल टू क्या आ गया, आपका वन आ गया। अब इस वाले को सॉल्व करिए, तो p माइनस वन एंड टू p प्लस वन, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सर एक तो p बराबर वन आ गया और एक तो आ गया आपका p बराबर माइनस का हाफ आ गया। अगले वाले को करिए, तो p स्क्वायर माइनस वन को अगर आप जीरो करो तो आपको दिख जाएगा p बराबर वन एंड p बराबर आपका माइनस वन। अब देखो तीनों जगह से कॉमन, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आपको आइडेंटिटी होने के लिए सभी को जीरो होना पड़ेगा, तो सभी को एक साथ जीरो होना पड़ेगा। तो एक साथ केवल दिख रहा है आपको कि कॉमन सोल्यूशन अगर आपको दिखे तो केवल p इज इक्वल टू वन आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉर p इज इक्वल टू वन गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी। क्या ये आपको समझ में आ गया? तो ये चीज आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि आइडेंटिटी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। कुछ भी मतलब नहीं है, बस आप ये समझ जाइए कि आइडेंटिटी के लिए बस आपको ये करना है कि आइडेंटिटी में आपको बोल देगा, मान लो अगर क्वेश्चन में दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको ये बोल देगा कि हाँ भाई ये गिवन इक्वेशन क्या है, आपका आइडेंटिटी है। अगर ये आपका गिवन इक्वेशन आइडेंटिटी है तो इसका जो कोफिशिएंट दे के रखे हैं सारे कोफिशिएंट को क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, और कोई कॉमन सोल्यूशन आ जाए तो आपको उसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे आइडेंटिटी के मेन टाइप का क्वेश्चन आता है कि हाँ, अगर जैसे ये देखिए आपने इस वाले क्वेश्चन को देख के समझा भी होगा कि आइडेंटिटी का क्या मतलब आपको होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी वाला पार्ट यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स की अगर बात करूं तो कितने होंगे, आपके दो होंगे। इसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, आपके दो आ सकते हैं। अब इनको निकालने के तरीका क्या होता है, निकालने का तरीका क्या होता है, तो जो सबसे पहला तरीका होता है फॉर्मूला मेथड। क्या होता है आपका पहला जो तरीका है वो है आपका फॉर्मूला मेथड। कौन सा मेथड, श्रीधराचार्य वाला मेथड। कौन सा, श्रीधराचार्य वाला, धराचार्य फॉर्मूला। तो मैं उसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। दूसरा आपका जो तरीका आता है वो क्या आता है, आपका फैक्टराइजेशन मेथड आता है। क्या आता है आपका, फैक्टराइजेशन मेथड आता है। ठीक है, इसके बारे में भी देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आपने बहुत किया होगा, 9th 10th में तो आप फैक्टराइज कर करके थक चुके होंगे।
और थर्ड आपका आता है मेकिंग होल स्क्वायर, मेकिंग होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 मेथड है। इन 3 मेथड का हम लोग यूज करेंगे बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जीरोस निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके बाद अब एक एक करके इन तीनों की क्या करते हैं हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इन तीनों के बारे में, क्योंकि आगे जब ये मेकिंग होल स्क्वायर जो आएगा ना, मेन हम लोग अभी केवल फॉर्मूला मेथड के बारे में बात करते हैं। फैक्टराइजेशन और मेकिंग होल स्क्वायर तो आपको जब बीच में जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तब वहाँ ही आपको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, फॉर्मूला मेथड पढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं इस वाले चीज को। सबसे पहले फॉर्मूला मेथड से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका है कौन सा, फॉर्मूला मेथड। क्या है, श्रीधराचार्य मेथड जो आपका है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला था कि हमारे पास लेट कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे आपको पता है कि a नॉट इक्वल टू 0 होगा और आपका a कॉमा b कॉमा c क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। क्या होगा आपका a कॉमा b कॉमा c क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, कैसे फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे बनाया जाता है। तो पहली चीज, कभी भी इसको आप कर रहे हो तो क्या करो, क्योंकि a आपका क्या है, नॉन जीरो है, तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, a से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी वाले चीज में हम लोग होल स्क्वायर मेथड भी साथ में देखते जा रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला मेथड आता है वो होल स्क्वायर बना के ही आपका आता है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कभी भी होल स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करिए, ये जो दे एक्स के साथ जो कोफिशिएंट दे के रखा है, क्या दे के रखा है आपका, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट दे रखा है उसको हाफ करिए। तो b बाय ए दे रखा है, उसका हाफ क्या होगा, b बाय 2a होगा। तो इसके स्क्वायर से ऐड करिए और इसी के स्क्वायर से क्या करिए, आप सब्सट्रैक्ट करिए। तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका बताओ फिर, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a बराबर 0। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका बेसिकली क्या बन गया, एक होल स्क्वायर बन गया। दिख रहा है, ये वाली चीज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अभी इसको देखना, मैं अभी आपको लिखूंगा तो आप समझ जाओगे, एक्स स्क्वायर 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। राइट साइड मैं बाकी टर्म को राइट साइड ले जा रहा हूँ। ठीक है, ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा माइनस का c अपॉन a आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आपको याद होगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर आपको दिख गया यहाँ पे x। तो अगले पेज में अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या आएगा, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। राइट साइड पे आप मेरे को बताइएगा क्या आएगा, इसके बाद एलसीएम ले लीजिए। जैसे लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर आ गया। यही हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। अब देखो ध्यान से, तो क्या मैं इस चीज को अगली स्टेप पे x प्लस 2a प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पे आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 2a आ जाएगा, क्योंकि 4a स्क्वायर अगर रूट लोगे तो 2a आ जाता है और ऊपर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, है ना, तो यहाँ पे आप जैसे इधर लाइएगा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया क्या, यस गलत लिख दिया, यहाँ पे आपका प्लस बी अपॉन 2a लिखा है। ये क्या आ जाएगा, उसको उधर ले जाओ तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपका 2a आ गया। तो बेसिकली यही क्या है आपका फॉर्मूला मेथड है। ये बेसिकली आपका क्या है, फॉर्मूला। यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे, 2 रूट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे आपके, 2 रूट्स। यहाँ पे हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a, और इस d को हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने को बोल देते हैं, है ना। और इसका वैल्यू क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे देख के समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ सर, यहाँ पे आपके क्या हो सकते हैं,
दो रूट्स ही एग्जिस्ट करेंगे। कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे? दो ही, क्योंकि डी की कुछ भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे मैं अगले पेज में इस चीज को समझाता हूँ। और एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a है। तो आपको ये देख के समझ में आएगा कि सर यहाँ पे आपके इसके दो रूट्स क्या क्या हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा रूट आएगा माइनस बी माइनस का रूट डी अपॉन 2a आ जाएगा। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि हाँ सर इसके दो ही रूट एग्जिस्ट करेंगे। डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका डी इक्वल टू, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नेचर ऑफ रूट की बात है, तभी मैं थोड़ा सा आपको इस चीज को बोलता हूँ, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए तो आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका जीरो, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका जीरो, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ गया माइनस का बी अपॉन 2a आ जाएगा। और ये जो आएगा इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं आपका रिपीटेड रूट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसका? आपका रिपीटेड रूट्स बोल देते हैं, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ गया, डी क्या आ गया आपका ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो दो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। क्या एग्जिस्ट कर जाएंगे? टू रियल रूट्स एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। और थर्ड केस, क्योंकि तीन ही केस है, डी या तो जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, तो लेस देन वाले केस पे क्या आ जाएगा आपका? टू इमेजिनरी रूट्स आपके आ जाएंगे। इसके बारे में भी और अच्छे से भी हम लोग डिटेल नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना ही जानिए कि अगर आपके यहाँ पे जो डी देके रखा है डिस्क्रिमिनेंट वाली पार्ट में, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो इस डी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका डी क्या देके रखा है। अगर डी जीरो आ गया तो रिपीटेड रूट्स आ जाएगा, डी ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मतलब दो रियल रूट्स आएंगे, और लेस देन आ गया तो दो इमेजिनरी रूट आपका क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपका क्या हो गया? आपका फॉर्मूला मेथड हो गया। तो फॉर्मूला क्या है आपका? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a आपका क्या है? ये देखिए रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इस चीज पे, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। क्या आ जाता है आपका? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्या है फैक्टराइजेशन मेथड? ध्यान से समझिएगा इस वाली चीज को। अब अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और ये क्या है आपका? जीरो के बराबर है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो अल्फा कॉमा बीटा है, मतलब क्या बोल सकते हैं? देन क्या बोल सकते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा आर अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन, मतलब आप ये भी बोल सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब नोट करके लिखना चाहो तो नोट करके आप एक नोट यहाँ लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी expressed in form of a x minus alpha a x minus beta is equal to 0, where alpha comma beta are roots of given क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपको ये समझ में आ गया होगा? अच्छे से एकदम क्लियर, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। मतलब क्या किया आपने? ए को बाहर निकाल लिया और बचे हुए पार्ट को एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के पार्ट में हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास, अब फैक्टराइज कैसे करते हैं एक बार मैं उसका भी तरीका आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो क्या करिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए इस पहले ये जो पहला टर्म और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करिए। पहला ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर, अब डायरेक्टली कभी भी आप लिखो तो हमेशा डिग्री कम करते हुए लिखो। जैसे यहाँ 2 है 1 है, फिर आपका बाद वाला 0 वाला आएगा, ठीक, कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। ऐसे मत लिख देना कि पहले यहाँ पे आपने डिग्री 2 लिखा, फिर कांस्टेंट टर्म, और फिर आपने 1 डिग्री वाला ये जो x4x वाला टर्म लिख दिया x वाला। ऐसे नहीं, हमेशा एक एक कम करके लिखिए। तो पहले सबसे पहले दोनों मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर आ गया। अब बीच वाले को आप ऐसे फैक्टर करो कि उन दोनों का प्रोडक्ट आपका किसके बराबर आना चाहिए? 3x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो माइनस का 4x, अगर आप इसको करो तो क्या आएगा? ये माइनस का x, और यहाँ पे क्या आ गया आपका? माइनस का 3x आ गया। तो अब इन दोनों को देखो, प्रोडक्ट करके देखो, देखिए कितना आ रहा है आपका? 3x का स्क्वायर आ रहा है। तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से आपको दिख रहा है x कॉमन आ जाएगा, पहले दो से देखो x कॉमन आ रहा है,
यहाँ क्या बचेगा x माइनस थ्री, यहाँ से -1, दूसरे वाले से -1, तो यहाँ से x माइनस थ्री आ गया। ओवरऑल कितना कॉमन आ रहा है, x माइनस थ्री कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा आपका यहाँ से x माइनस वन बचेगा, ये x लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर थ्री आ गया, और यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका 1। तो आप क्या बोल सकते हो कि इस इक्वेशन के 1,3 क्या है आपके रूट्स, 1,3 आर रूट्स। तो फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका इसमें फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। एक और देख लो तो फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 7 बराबर 0। अब देखो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 7x स्क्वायर आएगा। तो बीच वाले को कैसे ब्रेक किया आपने, एक -7x लिख दिया और +x लिख दिया, क्योंकि समेशन तो -6 आना चाहिए ना, प्रोडक्ट तो अभी भी आ रहा है -7x स्क्वायर, करेक्ट है, और समेशन -6 के बराबर आना चाहिए। तो x कॉमन, यहाँ से x -7 बचेगा, यहाँ प्लस निकाल लो तो x -7 बराबर 0 बचेगा। तो आपको दिख रहा है x -7 और x + 1 बराबर 0। यहाँ से आपका फैक्टर आ गया x बराबर 7 और x बराबर कितना आ गया -1। तो आपका क्या रूट हो गया, इस वाले इक्वेशन का रूट क्या होगा आपका 7, -1 आर रूट्स। और अगर जीरोस बोले तो जीरोस बोलने के लिए इसको पहले क्या होना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा fx बराबर x² -6x -7। अगर ऐसे लिखा है तब हम क्या बोलेंगे कि 7, -1 आर जीरोस। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि क्या आपका कैसे इसमें आप रूट्स निकालिएगा फैक्टराइजेशन से, ठीक है। थर्ड वाला भी हम इसको थर्ड वाला भी देख ही लेते हैं। थर्ड क्या है आपका, मेकिंग होल स्क्वायर, ठीक है, मेकिंग होल स्क्वायर। कैसे करिएगा ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप डायरेक्टली एग्जांपल से समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका लिखा है यहाँ पे, हमेशा कभी भी होल स्क्वायर, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, 4x² + 3x - 6 बराबर 0। गंदा से एक्सप्रेशन ले लिया हमने, ठीक है। कभी भी अगर मान लो आपको होल स्क्वायर कभी यूज नहीं करिएगा, बट कभी भी एक बार होल स्क्वायर बनाना आप सीख लीजिए, बार बार क्वेश्चन में यूज होगा, तो कैसे होल स्क्वायर बनाते हैं पहले आप यही सीख लीजिए, फिर उससे रूट्स निकालना भी। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि आप कैसे होल स्क्वायर बनाते हैं। रूट्स तो आप फॉर्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन से ही करोगे, हाँ, बट केवल होल स्क्वायर बनाना सीखो। तो क्या करो, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या किया आपने, 4 से डिवाइड, तो x² + 3x माइनस डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3/2 बराबर कितना आ गया आपका 0 आ गया। फिर मैंने क्या बोला था कि x का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 1 बनाने के बाद फिर x का आप क्या करिए कोफिशिएंट देखिए। तो जैसे अगर आप x का कोफिशिएंट देखिए तो आपको कितना दिख रहा है 3/4 दिख रहा है, तो उसका हाफ कितना होगा आपका 3/8 होगा। तो मैंने बोला था कि उसके स्क्वायर से ऐड करिए, तो x² + 3x/4 + 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस का 3/2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया x + 3/8 का होल स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर लो, ये कितना आएगा 9/64 माइनस का 3/2 बराबर 0, ठीक है। तो बाकी मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ, तो आपका दिख रहा होगा x + 3/8, ये प्रॉपर एक होल स्क्वायर बन गया। राइट साइड देखो तो एलसीएम लोगे तो आपका आ गया 64 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 आएगा, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 32 × 3 कितना आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा। तो आपको रूट दिख गए x + 3/8 का होल स्क्वायर 96 + 9 105 × 6 डिवाइड बाय 64। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका -3/8 प्लस माइनस रूट के अंदर 105 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो यही क्या हो गया हम लोगों का आंसर। मेन होल स्क्वायर बनाना है, तो होल स्क्वायर बनाने का स्टेप ये होता है कि सबसे पहले क्या करिए आप x² का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बनाइए 1, देन 1 बनाने के बाद x का कोफिशिएंट देखो, तो x का कोफिशिएंट देखो जितना लिखा है उसका क्या करो हाफ करने के बाद उसके स्क्वायर से ऐड किया और उसी के स्क्वायर से क्या किया सब्सट्रैक्ट किया। तो ये देखो ये प्रॉपर होल स्क्वायर बन गया, राइट साइड में आपका ऐसा नंबर बन गया। तो ओवरऑल आपका ये वाला रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक समय के लिए आज हम पूरा रिवाइज करें तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इंट्रोडक्शन में क्या पॉलिनोमियल क्या होता है, रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। देन इसके बाद हमने डिग्री के बारे में देखा कि डिग्री क्या होता है। फिर हमने देखा कि आपका जीरोस रूट एंड सॉल्यूशन के बीच डिफरेंस क्या होता है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बीच डिफरेंस क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा, और लास्ट में फिर हम लोगों ने ये कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मेथड पढ़े, फार्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड मेकिंग होल स्क्वायर। सबसे ज़्यादा आप यही 2 यूज़ करोगे, तीसरा बहुत कम यूज़ होगा आपका। दोनों अच्छे से फार्मूला आप अच्छे से क्या करिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो फार्मूला मेथड है क्या, इसके फार्मूला x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। और इधर अगर आप जाओगे तो इस फैक्टराइजेशन मेथड तो सबसे इजी है। इसमें आप ये जरूर याद रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे अल्फा और बीटा उसके क्या होंगे, आपके रूट्स होंगे, ठीक है। तो फिर और लास्ट में फिर मेकिंग होल स्क्वायर पढ़ा। होल स्क्वायर के लिए आप लोग मैंने सिखाई दिया कि एक्स स्क्वायर का पहले कोफिशिएंट 1 बनाओ, इसके बाद क्या करो, इसके बाद आप एक्स का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर पहले 1 बनाया, फिर एक्स का कोफिशिएंट देखा और उसका हाफ किया, और हाफ करने के बाद उसी के स्क्वायर से ऐड और उसी के स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट। तो ये वाला चीज़ तो यूज हो जाएगा, ये आपका इधर आ गया, ठीक है। तो फिर यहीं पे आज का लेक्चर फिर हम लोग क्या करते हैं, आपका एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की चीज़ें क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई दे